गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीकॉम सेकेंड ईयर की हमारी कंपनी लॉ की क्लास चल रही थी, तो उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। तो उसके लगभग हमने 7 पॉइंट कर लिए थे। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी, 7 पॉइंट हमने कर लिए थे। 8वां पॉइंट हमारा है अंतर के आधार में, अंतर का आधार। 8वां पॉइंट है अंशों का हस्तांतरण। देखिए निजी कंपनी में आएगा कि एक अंशधारी निजी कंपनी के अंशों का हस्तांतरण नहीं कर सकता, और सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण किया जा सकता है, क्योंकि ये वैलिड कंपनी मानी जाती है। मानी तो ये भी वैलिड कंपनी जाती है, लेकिन इसके रूल एंड रेगुलेशंस अलग है, और इसके रूल एंड रेगुलेशंस सारे गवर्नमेंट के नियम और कंपनी के नियम के अकॉर्डिंग चलते हैं। यानी कि इसमें हम ये भी बोल सकते हैं अंशों का हस्तांतरण या अंतरण योग्य है, तो ये भी कहा जा सकता है। उसके बाद 9वां पॉइंट अंश अधिपत्र। ये अधिपत्र कब जारी किया जाता है? जब फुली पेमेंट हो जाती है, यानी कि फुली पेड अप शेयर्स हो जाते हैं, तब ये अंश अधिपत्र जारी किया जाता है। तो निजी कंपनी अपने अंशों के संबंध में अंश अधिपत्र जारी नहीं कर सकती, और सार्वजनिक कंपनी अंश अधिपत्र जारी कर सकती है। कब करेगी? फुली पेड अप होने के बाद, या ये एप्लीकेशन की राशि और अलॉटमेंट की राशि जारी होने के बाद, प्राप्त होने के बाद ये अंश अधिपत्र जारी कर सकती है, यानी कि उन अंशों पर आपका अब अधिकार हो जाएगा। यानी कि ये किस कौन खरीदता है? सदस्य खरीदता है ना, तो ये तो जारी नहीं कर सकती, और ये जारी कर सकती है। एप्लीकेशन या अलॉटमेंट की राशि प्राप्त होने के बाद भी जारी कर सकती है, और यहां तक कि फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल मांगी गई है तो वो पेड अप होने के बाद भी जारी कर सकती है। उसके बाद आता है प्राइवेट लिमिटेड शब्द, 10वां पॉइंट आता है। ये आप इसमें ये चीज से मत लिखना, बस ये कर सकते हैं आप। लिखेंगे क्या? अंश अधिपत्र, निजी कंपनी द्वारा अंश अधिपत्र जारी नहीं किया जा सकता या नहीं कर सकती, और सार्वजनिक कंपनी अंश अधिपत्र जारी कर सकती है। वो सिर्फ आपको बताए कब जारी किया जाता है। उसके बाद 10वां पॉइंट आता है इसमें प्राइवेट शब्द या लिमिटेड शब्द का प्रयोग। ठीक है, निजी कंपनी को अपने नाम के साथ, अपनी कंपनी के नाम के साथ क्या करना होगा? प्राइवेट लिमिटेड शब्द लगाना होगा। ठीक है, और सार्वजनिक कंपनी को अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना अति अनिवार्य है। इसी स्थिति से ही, नाम से ही पता लग जाता है कि कंपनी निजी कंपनी है या प्राइवेट, सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक कंपनी की स्थिति में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर। पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर। उसके बाद ये पॉइंट आता है पार्षद सीमा। अब पार्षद सीमा नियम क्या होते हैं? सबसे पहले तो आपको इसके बारे में बता दो। पार्षद सीमा नियम गवर्नमेंट के रूल्स, या हम कंपनी लॉ कर रहे हैं तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा बनाए जाते हैं। ये रूल्स उनके द्वारा बनाए जाते हैं, या कंपनी अधिनियम, या ये भी कह सकते हैं कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनाए गए नियम। जो भी नियम इसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं वो सभी पर लागू होते हैं। ठीक है ना, चाहे वो निजी कंपनी है, चाहे वो सार्वजनिक कंपनी है, चाहे वो एकल व्यक्ति कंपनी है,
वो सभी पर लागू होंगे ही होंगे और उस पर हस्ताक्षर होंगे किसके? कंपनी की। निजी कंपनी में कम से कम कितने सदस्य होते हैं? 2। तो कम से कम उन 2 व्यक्तियों के हस्ताक्षर होना इस पर अनिवार्य है। और सार्वजनिक कंपनी में मैंने आपको बताया था कम से कम कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। तो इस पर कम से कम 7 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ठीक है, जब ये रूल एंड रेगुलेशंस बनते हैं तो इन प्राथमिक जो व्यक्ति होते हैं, जो सदस्य होते हैं, उनको उन रूल्स के बारे में क्या किया जाता है? जानकारी करवाई जाती है। और जानकारी करवाने के बाद उनका नाम, उनका हस्ताक्षर और यहाँ तक कि उनका एड्रेस, मोबाइल नंबर सब उस पर अंकित होता है, उस पार्षद सीमा नियम पर। और ये हस्ताक्षर करवा के प्रलेख सीधा कंपनी रजिस्ट्रार के पास भेज दिए जाते हैं। उसके बाद अंतर नियमों को बनाना, ये तो गवर्नमेंट के द्वारा रूल बनाए गए हैं जो सब पर लागू होंगे ही होंगे। निजी कंपनी के जो रूल्स हैं वो इस पे लागू होंगे, सार्वजनिक कंपनी के रूल्स इस पर लागू होंगे, सार्वजनिक कंपनी पर। उसके बाद आता है पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम। अब ये अंतर नियम को बनाना, देखिए कंपनी रजिस्ट्रार या कंपनी एक्ट अंतर नियम भी बनाती है। ठीक है, ये नियम इसके द्वारा भी बनाए जाते हैं। अगर निजी कंपनी को तो क्या होता है, ये नियम कहां बनाए जाते हैं, मैं आपको एक और बता दूं, कंपनी परिसर में बनाए जाते हैं। यानी कि सब कंपनियों के अलग अलग नियम होते हैं, हर संस्था के अलग अलग नियम होते हैं। ये तो सभी के समान होंगे, जो एक्ट ने बना दिए, कंपनी एक्ट ने बना दिए, उनके अकॉर्डिंग लागू होंगे। और अंतर नियम कंपनी परिसर में रहकर बनाए जाते हैं, इन्हें ये नियम बनाना अनिवार्य है। निजी कंपनी को कंपनी परिसर में रहकर ये नियम बनाना अनिवार्य है। ठीक है, और इन्हें ये नियम सार्वजनिक कंपनी को बनाना अनिवार्य नहीं है, बनाना अनिवार्य नहीं है। अगर ये नहीं बनाती ना तो इस पर नियम तो लागू होंगे ही होंगे। कौन से होंगे? जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सारणी एफ में इसके नियम बनाए जाते हैं, सारणी एफ में इसके नियम बनाए जाते हैं, तो वो लागू होंगे। ठीक है ना, इन्हें बनाना तो इन्हें भी अनिवार्य है। ठीक है ना, लेकिन ये कंपनी परिसर में रहकर बनाने पड़ेंगे। और अगर ये नहीं भी बनाती तो भी चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी कंपनी परिसर के लिए नियम बनाने ही पड़ेंगे। इन पर सारणी एफ के नियम लागू नहीं होते, लेकिन इसे बनाना अनिवार्य है। अपने आप बना ले तो ठीक है, नहीं बनाती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन नियम तो इस पर लागू होंगे ही होंगे, वो सारणी एफ के अकॉर्डिंग लागू किए जाएंगे। ठीक है, अब ये पार्षद अंतर नियम कंपनी परिसर में रहकर बनाए जाते हैं। ये बना ले तो ठीक, तो इस पर वो नियम लागू होंगे। ये क्यों बनाए जाते हैं ये भी आपको बता दूं। क्या होता है कि कोई व्यक्ति जॉब करता है या सर्विस करने आता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में दोनों की क्वालिफिकेशन, 2 व्यक्ति आगे, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम हो, ठीक है, तो एक को 2000 रुपए मिल रही है, एक को 4000 मिल रही है। ठीक है, तो वहां मतभेद आ जाता है। ठीक है, लेकिन वहां उनका एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता। ठीक है ना, तो एक्सपीरियंस के कारण ही उसमें परिवर्तन किया है ना। ठीक है ना, या एक को वर्क कम दे दिया, एक को ज्यादा दे दिया, या एक का जानकार है, एक का नहीं जानकार, ये स्थितियां ये मतभेद पैदा करने वाली होती है। इसीलिए कंपनी परिसर में रहकर ये नियम बना ले। ये किसके द्वारा? कंपनी के ओनर द्वारा, मालिक द्वारा बनाए जाते हैं ये नियम। हर कंपनियों में ये नियम अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, तो अगर इसमें सार्वजनिक कंपनी में बना ले तो ठीक है, नहीं बनाते तो सारणी एफ के अकॉर्डिंग वो नियम इसे लागू करने ही पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है सारणी एफ। ठीक है, उसके बाद बात आती है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है क्या? संचालकों की संख्या। संचालकों की संख्या। देखिए, आप कहेंगे सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि संख्या तो ठीक है आप बता रहे हैं, संचालक कौन होते हैं? संचालक जो इस पूरी कंपनी को का संचालन करते हैं, जिनकी देखरेख में सारा कार्य होता है। ठीक है ना, ये वो व्यक्ति कहलाते हैं संचालक, जिनकी देखरेख में सारी कंपनी का संचालन होता है। जहां सुई से लेकर, यानी कि कंपनी के माल की, कंपनी की स्टार्टिंग परिवर्तन अवस्था से लेकर
ठीक है, समापन तक की प्रक्रिया इनकी देखरेख में होती है संचालन की। और या ये हम ना कहें, ये भी कह सकते हैं कि कंपनी के माल मैन्युफैक्चरिंग से लेकर माल की डिलीवरी तक और उसकी पेमेंट की रिसीविंग तक इनकी जिम्मेदारी होती है, इनकी देखरेख में सारा कार्य होता है। ये खुद कार्य नहीं करते, सिर्फ इनकी देखरेख में कार्य होता है, जिसे हम डायरेक्टर या संचालक ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनकी देखरेख में कार्य होता है, ये कंपनी का संचालन का कार्य करते हैं। और ये एक व्यक्ति 15 कंपनियों का संचालन कर सकता है। ये तो सिर्फ क्या कि करके जाते हैं, राउंड मार कर जाते हैं, सिर्फ गतिविधियां जो हो रही गतिविधियां उनको देखकर जाते हैं। उनमें कोई कमी होती है तो वो बता देते हैं, या उनमें कोई सुधार करना होता है या उनमें कोई परिवर्तन करना होता है तो उसके बारे में अपने वर्कर्स को या अपने जूनियर्स को क्या गाइडलाइंस दे जाते हैं। तो इनकी संख्या भी होती है। तो एक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होना अनिवार्य है, एक निजी कंपनी में, ठीक है। और एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होना अति आवश्यक है, कम से कम 3 संचालक। इनमें बढ़ाए जा सकते हैं, एक सार्वजनिक कंपनी में इन संचालकों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकती है और ये अधिकतम 15 तक की जा सकती है अपने आप, ठीक है। ये जैसे जैसे हमारा कारोबार बढ़ता जाता है उसके अकॉर्डिंग इसे बढ़ाया जा सकता है। हाँ, 15 से अधिक भी अगर इनकी संख्या करनी चाहे तो उसके लिए केंद्रीय सरकार से, ये आगे पॉइंट आएगा, केंद्रीय सरकार से अनुमति लेनी होगी, ठीक है। ये आगे पॉइंट आएगा, केंद्रीय संचालकों की संख्या में वृद्धि। मैं आगे पॉइंट लिख ही देता हूं, इसका ये विवरण है, संचालकों की संख्या में वृद्धि, ये बात आ जाती है। तो इसे संचालकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। केंद्रीय सरकार इसे केंद्रीय सरकार की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है संचालकों की संख्या में वृद्धि करने के लिए, और इसे अनुमति लेना अति आवश्यक है। तो आज हमने इन 7 पॉइंटों के बारे में चर्चा की है, लगभग 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन 7 पॉइंट की 7 ही कल की थी। टोटल मैंने आपको बताया था 22-23 पॉइंट्स हैं। तो इन सब के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की है। पूरे कंप्लीट होने के बाद एक बार दोबारा हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसे रीड आउट अच्छे से करना ही होगा। इसमें से निश्चित रूप से आपको 3 क्वेश्चंस आराम से प्राप्त होंगे ही होंगे। ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।